नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। आज बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की करेंगे, क्योंकि वो लेकर आ रहे निवेश और विपक्ष यहां कर रहा है कलेश। प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का दौरा हो गया है आज समाप्त। वो पहुंच चुके हैं वापस दिल्ली। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति, वैश्विक प्रभाव, इन सब का बड़ा प्रदर्शन देखा गया इन 5 देशों में जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी गए। सरकार की ओर से दावा भी किया गया कि इस दौरे से भारत को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिल रहा है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत, रोजगार के नए अवसर और वैश्विक साझेदारी का विस्तार इन मुश्किल परिस्थितियों में भी। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो 5 देशों की भारत की कूटनीतिक ताकत, व्यापारिक साझेदारी और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करके आए, तो दूसरी तरफ भारत की विपक्षी राजनीति में बहस किस दिशा में चली गई, वो आज बहुत ज्यादा चिंतन का विषय है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कई नेता नीतियों, निवेश और कूटनीति पर सवाल पूछने के बजाय, सवाल उठाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी पर निजी और तीखे हमले करते देखे गए। राहुल गांधी लगातार विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर तंज कसते रहे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी इसमें आगे रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं और उनकी छवि को लेकर सवाल उठाए गए और सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। उस पर निजी कटाक्ष किए गए। कूटनीतिक शिष्टाचार, गिफ्ट एक्सचेंज और मुलाकात की तस्वीरों तक पर राजनीतिक हमले हुए। कहा जा रहा है कि इस दौरे से आने वाले निवेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती दे सकता है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ सकता है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी नई गति मिलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार और ग्लोबल कॉन्फिडेंस पर भी इसका असर दिखेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत करने में जुटे थे, उस समय देश के भीतर विपक्षी राजनीति, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुलाकातें, उनके गिफ्ट एक्सचेंजेस और उनकी पर्सनल स्टाइल तक पर सवाल उठा रहे थे। अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि उन सवालों पर जिनको आज हम आधार बनाएंगे चर्चा के लिए। पहला सवाल बहुत सीधा है। प्रधानमंत्री का 5 देशों का दौरा भारत के लिए क्या वाकई में आर्थिक गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि ये दावा सरकार की तरफ से किया गया। सवाल आज उठाएंगे। विदेशी निवेश से देश में रोजगार और ग्रोथ को नई ताकत मिलेगी क्या? विपक्ष नेता पर सवाल उठाने के बजाय, नीतियों पर सवाल उठाने के बजाय निजी हमलों की राजनीति क्यों कर रहा था? अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि को घरेलू राजनीति व्यंग में बदलने की कोशिश क्यों राहुल गांधी एंड टीम कर रही थी? सही मायनों में अगर देखा जाए तो विपक्ष को निवेश, विदेश नीति और समझौतों पर ठोस बहस करनी चाहिए। लेकिन शायद राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के लिए निजी हमले ही राजनीति बन गए हैं। आज करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दें। देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज संपन्न की है। 5 देशों में 5 दिन में जिस प्रकार से भारत छाया हुआ था, जिस प्रकार से 5 देश में गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए,
मूल भारत के लोगों ने उनका सम्मान किया। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश, 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। देश आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक संकट से जूझ रही है। ना तो कांग्रेस के पास नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। देश में कोई समस्या नहीं है। दुनिया की 10 बड़ी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल डीजल के दाम 25% औसतन बढ़े, भारत में 4% औसतन बढ़े। देश में आज भी मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थों में 4.2% पर है। आज भी जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व है वो $690 बिलियन पर है। आज भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जो अनुमान है उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा से ग्रो करने की उम्मीद है। तो आपने देखा किस प्रकार की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन कुल जमा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो निवेश लेकर आए हैं, जो 5 देशों में जाकर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया है, उस पर किस प्रकार से पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, हमने आपको दिखाया किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विशेष तौर पर क्या प्रतिक्रियाएं दी और राहुल गांधी किस प्रकार से व्यंग कर रहे थे। आज उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि स्क्रीन पर हमारे साथ 2 पैनलिस्ट फिलहाल कनेक्ट हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस का आना बाकी है। अरविंद सिंह तेजावत सर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र स्वामी सर आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए बहुत आभार। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहा सुरेंद्र स्वामी सर, 5 देश में वो गए, अलग अलग कई सारे MOUs हुए, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसको हम जब यहाँ की पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भाव भंगिमा पर तंज कसा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इस प्रकार की पॉलिटिक्स को, प्रधानमंत्री मोदी के इन 5 देशों के दौरे को बतौर आप एक राजनीतिक विश्लेषक किस प्रकार से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं तो इस ढंग से देख रहा हूं कि इस समय पूरी दुनिया में जी गल्फ वॉर की वजह से एक स्ट्रेस है, एक दबाव महसूस कर रही है। सभी सरकारें महसूस कर रही है, सभी लोग महसूस कर रहे हैं। वो अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो वो दबाव बढ़ता जाएगा और अर्थव्यवस्थाओं को विचलित करेगा। ठीक। मोदी जी ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया, लोगों को सलाह दी कि आपको किस तरह फॉरेन एक्सचेंज आप बचा सकते हैं, जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस दिशा में करें। चाहे आप तेल कम खाएं, चाहे सोना कम खरीदें, चाहे फर्टिलाइजर कम यूज करके ऑर्गेनिक गोबर खाद यूज करें, पेट्रोल कम यूज करें, ये सब बातें उन्होंने कही। और फिर इसके फॉलो अप में जब वो UAE पहुंचे तो वहां उन्होंने समझौते किए, उनके रिजर्व को यूज करने के लिए समझौते किए, जो हमारे यहाँ पे है, आपको मालूम होगा UAE के रिजर्व। और उन्होंने UAE ने वादा किया कि वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से जो पाइपलाइन है वो बिछाएंगे ताकि हमको हॉर्मुज जाना ही ना पड़े और हम सीधे गल्फ ऑफ ओमान में आपको फिलिंग देके गैस और ऑयल कर दें। ऐसे ही नॉर्वे में भी बहुत सरप्लस ऑयल रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं, तो वहां पर भी ये समझौते हुए एनर्जी को लेके। तो एक तो ये जो हमारा मौजूदा संकट है, इससे हमको निजात। दूसरा, आगे हम कैसे पेट्रोलियम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मालूम है ये जो नॉर्डिक नेशंस हैं बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हैं, जैसे इजराइल है वैसे ही ये छोटे छोटे देश बहुत आगे हैं। तो उसमें हाइड्रोजन एनर्जी को लेके, क्लीन एनर्जी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, सेमीकंडक्टर्स को लेकर के,
आर्कटिक में रिसर्च को लेकर के जितनी बातें समझौते हुए, प्लस फॉलो अप टू EFTA जो यूरोपियन यूनियन से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जी उसके फॉलो अप को भी लेकर के और अपनी रिलेशनशिप को इन्होंने आगे बढ़ाया। और वहां से हमें करीब करीब 7 देशों से ठीक 5 कंट्री गए हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश मिला है, पुराना नहीं। उसमें बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं, उनका निवेश यहाँ पे चल रहा है। हाँ। लेकिन ये 40 बिलियन या 3.5 लाख करोड़ का जो निवेश मिला है, ये नया निवेश है। ठीक है सर। तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा। 3.5 लाख करोड़ रुपए आएंगे, 40 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज भी आएगी। प्लस आगे जाकर के जब हाइड्रोजन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर देश में काम आगे बढ़ेगा जी तो उसकी वजह से हमें जो पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस है वो हमारी कम होगी। और हाइड्रोजन एनर्जी सबको मालूम है, एक बार आ गई तो बहुत सस्ती पड़ेगी। ओके, हम इस तो पर और विस्तार से देखें। सर बात करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत सर भी एक बार अपने ओपनिंग रिमार्क का वेट कर रहे हैं, तो एक बार सर ओपनिंग रिमार्क उनका भी हो जाए। सॉरी टू इंटरप्ट, उसके बाद में हम और इस पर विस्तार से बात करेंगे। तेजावत जी, किस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को, और मौजूदा परिस्थितियों में क्या वाकई ये दौरे बहुत ज़रूरी थे? 5 देशों का जो उन्होंने दौरा किया, जिसको लेकर दावा किया जा रहा कि आर्थिक गेम चेंजर साबित होगा ये दौरा, जिस पर हमारे देश में बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही है। मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण था आपके दृष्टिकोण से? अरविंद सिंह तेजावत सर। देखिए आशीष साहब, पहली बात तो ये स्पष्ट है जी कि पीएम साहब का ये दौरा वाकई जरूरी था और देश को बहुत ही जो आगे आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी बात ये कि विपक्ष के काम है आलोचना करना, तो उसको प्रशंसा की नजर से देखना चाहिए। पर बात ये है कि विपक्ष के पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान तो हो। आलोचना कर दी, ये होने वाला है, मान लिया, पर उसका उपाय क्या है उस चीज से कोप अप करने का, वो विपक्ष की तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है। मैं अब समझ सकता हूं कि जब भारत ने ईरान को खुले तौर पर सपोर्ट नहीं किया, या कि जो इजराइल के युद्ध के दौरान जो पीएम साहब वहां गए थे, जिसके कारण उनकी आलोचना भी हुई, तो अब वो कारण समझ में आता है कि बेसिकली भारत के जो डिप्लोमेट्स और जो नीति नियंता है, उनके दिमाग में जो IM जो EC प्रोजेक्ट था उसकी एक रूपरेखा तैयार हो रही थी। और जो G20 के सम्मेलन में हमने जो तय किया था, जो कॉरिडोर बनाने का, जो कि मिडल ईस्ट और यूरोप से होते हुए अमेरिका तक भारत के सामान पहुंचाने का जो हमारा प्लानिंग है, जो कि एक तरीके से चीन और पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चीन का एक कंपटीशन देने की हालत में भारत आएगा। तो उसकी शुरुआत हुई है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो पीएम साहब कर रहे हैं उसकी किसी भी तौर पे आलोचना करना तो मुझे लगता है कि जायज नहीं है। पर बिल्कुल मैं ऐसा भी नहीं मानता कि इससे कोई बहुत ज्यादा तुरंत ही कोई फर्क आ जाएगा, पर हाँ, कुछ इस दिशा में कदम जरूर पड़ा है। ठीक है, ओके। प्लीज आप बने रहिएगा सर। हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा भी कनेक्ट हो गए हैं। मनीष पांडे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मनीष जी, भारत को निवेश, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में नए आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे इन 5 देशों के दौरे के लिए, लेकिन आप लोग नीतियों पर सवाल ना उठाकर निजी हमले क्यों कर रहे हैं, ये जरा बताइएगा। राहुल गांधी जी ने भाव भंगिमा तक प्रधानमंत्री मोदी की उस पर चर्चा की, उन्होंने मंच से तमाम तंज कसे गए। पवन खेड़ा जी भी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए, उन्होंने भी जॉर्जिया मेलोनी से लेकर तमाम बातें की। आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस प्रकार के व्यंग की आवश्यकता है? मनीष जी। मैं सारे मेहमानों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली मिल रही है? तो हाँ, आपकी आवाज आ रही, थोड़ी फंस के आ रही, लेकिन आ रही है आवाज। मनीष जी, मैं ये बता रहा हूँ कि कंद किसी ने नहीं कसा है। हाँ, जिस चीज को आप कंद कह रहे हैं, हाँ, मैं उस चीज को सच्चाई कह रहा हूँ। इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पे गए हुए थे और अमेरिका में जाके उन्होंने तरह तरह से बातें की। आज अमेरिका के सामने हमारी हैसियत क्या है ये आपको पता। अगर हमें रूस से कोई सामान या कहीं से भी कोई सामान आयात करना या निर्यात करना, तो सबसे पहले हमें परमिशन लेनी पड़ रही है। हम किस तरह से झुक के अमेरिका के सामने
अपनी बातें कह रहे हैं, ये कानून से भी उचित नहीं दिख रहा है। इस चीज को लेकर ये एक सच्चाई बयान की गई। इससे पहले कि लोगों ने बताया कि ये निवेश युवाओं के लिए बेहतर साबित होगा, ये जो निवेश मिला आपको तरह तरह वादे भी आपको भूलने नहीं चाहिए। ठीक है मनीष जी, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज़ थोड़ी और बेहतर हो जाए सर, हम कोशिश करेंगे। हमने अपने पीसीआर टीम को बोला कि आपकी आवाज़ बेहतर की जाए ना, वीडियो के माध्यम से तो एटलीस्ट आप फोन लाइन पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी बात एटलीस्ट हम तक पहुंचेगी। अभी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। खेमचंद जी, आप लोग तमाम दावे कर रहे हैं, ना जाने कितने लाख करोड़ का निवेश, टेक्नोलॉजी और मौजूदा परिस्थितियों में दौरा कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार निजी हमले प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कर रही है। मेलोडी ट्रॉफी से लेकर और उनके भाव भंगिमा तक सब पर कटाक्ष, सब पर प्रहार हुए हैं। किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार की सियासत को? खेमचंद जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, विपक्ष पर्टिकुलरली राहुल गांधी वो ईर्ष्या और द्वेष में है और अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण तो देश को फायदा हो रहा है वो उसको नहीं देख रहे। वो ईर्ष्या और द्वेष के कारण क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो समाप्त होती जा रही है। लगातार वो एक के बाद एक स्टेट हारते जा रहे हैं, एक के बाद एक उनको मात मिल रही है। इसकी वजह से अब उन्होंने तय कर लिया है, कुछ अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। इसीलिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अदरवाइज लगभग 3.5 लाख करोड़ का निवेश भारत में आने वाला है, बहुत बड़ा निवेश आने वाला है। भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक में, एआई में, पर्टिकुलरली एनर्जी जो सेक्टर है उसमें सिक्योरिटी स्टेब्लिश करने के लिए, कंटिन्यूटी स्टेब्लिश करने के लिए, सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो अंतरपक्षीय संबंध बने हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5-6 दिनों में जिस तरीके से जो अलग अलग देशों में जाके अलग अलग तरीके के व्यापारिक समझौते किए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट से लेके यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो जो इस समय विषम परिस्थिति है, तो उस विषम परिस्थिति से भारत को बाहर निकालने का प्रयास है और भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छा एक पॉजिटिव कदम दिया गया है, एक पॉजिटिव डोज दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना का डोज था उससे हमारी हेल्थ मजबूत हो रही थी, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो रही थी, वैसे ही हमारी इकोनॉमिक इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस यात्रा में किया है और हम सभी को उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये देश की बात है, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ने अपने देश के लिए ऐसा किया है और देश के लिए करने की ड्यूटी विपक्ष की भी है, पक्ष की, सबकी है, राहुल जी की भी है, मोदी जी की भी है। और राजनीति करने के लिए सैकड़ों मुद्दे हैं। राहुल गांधी सैकड़ों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ देश में राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जो विदेशी दौरे जिनमें विशुद्ध रूप से देश को फायदा हुआ है, देश की साख बढ़ी है, देश की एनर्जी सेक्टर को फायदा मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा मिलने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश को फायदा मिलने वाला है, हमारी सामरिक शक्ति बढ़ने वाली है, उसको क्रिटिसाइज करना ये समझ में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ उनके ईर्ष्या और द्वेष को दिखाता है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। सुरेंद्र स्वामी सर भी हमारे साथ लगातार बने। सुरेंद्र स्वामी सर, क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय राजनीति में अब नीतियों पर बहस कम होती है या होती ही नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को इग्नोर करके घरेलू राजनीति जो हम देख रहे थे राहुल गांधी की, उसमें व्यंग वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इस पूरे माहौल को, उनके 5 दिवसीय दौरे को मजाक में तब्दील करके रख दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के ऊपर क्या टिप्पणी आपकी है? और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को टूरिज्म बता रही है कि भाई घूमने गए, हमको यहाँ पर इन हालातों में छोड़कर वहाँ मौज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इस प्रकार की पॉलिटिक्स को किस प्रकार से देखा जाए? बतौर एक राजनीतिक विशेषज्ञ आप किस चश्मे से इसको देखते हैं और क्या कन्वे करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे लोगों को? मैं तो इतना ही कहूंगा कि भगवान राहुल गांधी को लंबी उम्र दे और उनकी कुबुद्धि बरकरार रहे ताकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार उसका फायदा मिलता रहे। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकती है वो एक रिलेशनशिप कहती है। हम सब खुद जानते हैं। कोई 2 दोस्त होते हैं, आपने देखा है ना, आप देखते अरे यार इनकी तो बहुत अच्छी यारी है। इसका मतलब हमारे 2 देशों के बीच में 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बहुत ही सहज हैं और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को, देशों के बीच की को उन्होंने अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशन से ऊपर करके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये न्यू जैन जी है। अब राहुल गांधी तो वहीं फंसे हुए हैं, अडानी अंबानी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जैन जी जो है उससे पूछिए आप, उसको ये मेम कैसे लग रहे हैं? करोड़ों में लाइक्स हो गए।
उसका कारण ये है कि ये आज की लैंग्वेज है। आप इतना दौरा कर लेते, इतनी प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करते, इतनी कॉन्फ्रेंस करते, उस बात को उस एक फोटो ने, उस एक मीम ने, उस एक मेलोडी की टॉफी ने सबको बतला दिया कि भाई ये रिलेशनशिप इटली और भारत के बीच में किस हैसियत से। अब वो कोई छुपके तो है नहीं जिसको आप भाव भंगिमा और ये वो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं भाई, वो कोई बच्चे हैं क्या, वो कोई एडोलेसेंट है क्या? तो ये समझते नहीं है कि जो कूटनीति है, उस कूटनीति में भी नए जमाने के हिसाब से बदलाव आ रहे हैं। रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने का दो देशों के बीच के एक नए तरीके आ रहे हैं, और उस मेम को उन्होंने यूज किया दोनों ने, और यूज करके पूरी वर्ल्ड को कन्वे किया कि इंडिया एंड इटली आर वेरी गुड स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड दे आर स्टैंडिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए उसके साथ खड़े हुए हैं। तो इसमें मतलब वो रील बना रहे। अब वो कह रहे हैं कि अभी आपने भाषण सुना है, आप कई बार सुन चुके सुबह से 2 दिन से, कि वो ईरान और अमेरिका की लड़ाई हुई, ईरान ने हॉर्मुज़ बंद कर दिया, 20% तेल खत्म। तो अरे खत्म है तो आप चले जाओ ना वहां जाके ईरान से खुलवा दो। मतलब इसमें भारत का क्या कसूर है? भारत का इसमें क्या कसूर है? और अगर ये जो विपक्ष है ये चाहता है कि यहाँ पर वही राजनीति हो, मुसलमान देश हैं तो हम मुसलमानों के दोस्त हैं, हम वहां पैम्परिंग करेंगे। क्या ईरान ने ये बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या पाकिस्तान से युद्ध में कभी भारत का समर्थन किया? हाँ मनीष जवाब दीजिए। समर्थन किया भारत का ईरान ने आज तक किसी भी पाकिस्तान के युद्ध पे, कश्मीर के मसले? मनीष पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं। मनीष पांडे जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं। भैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी गए, 5 देशों का दौरा करके आए, तो विदेश नीति और समझौतों पर अगर आपके पास कोई ठोस आधार है विरोध का तो ठोस आधार बताइए। ये पर्सनल अटैक, मोदी विरोध की राजनीति क्यों हो रही है? एक चीज ये, और जब अभी आपको स्वामी जी कह रहे हैं तो भी आप मुस्कुरा रहे हैं। पॉपुलर हो गए, उस मेलोडी ने तो पॉपुलर कर दिया पूरा, ये मीम ऐसा गया है। सर सुन लीजिए एक बार, ये मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हाँ मनीष जी। जैसे सुरेंद्र सर ने अभी कहा कि मीम और रील बना के करोड़ों में लाइक्स आ रहे हैं और इस तरह से वो पॉपुलर हो रहे। अगर मीम और रील बना के हमारे देश की समस्या को अगर सुलझाया जा सकता है तो क्यों ना सभी रील बना ले, मीम बना ले। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि ईरान कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। आपने सुनी नहीं मेरी पूरी बात। मीम का मैसेज क्या है आप समझिए, आप जैन जी में नहीं अभी आपको ज्ञान है। मीम का मैसेज क्या है ये बताइए, मीम मत बताइए। मीम का मैसेज क्या है, पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? और आपको भी लगी, आपके दिल पे चोट लगी भाई, इटली वाले राहुल गांधी और मीम बन रहे हैं मोदी के साथ, यही है ना दुख? ठीक है मनीष जी। हाँ नागपुर के सुरेंद्र सर को मैं ये कहूंगा कि मैंने उनकी बात सुन ली, वो भी मेरी बात सुन ले। नहीं तो नागपुर के सुरेंद्र का क्या मतलब हुआ सर? ये पर्सनल, फिर आप यहाँ पे पर्सनल चले गए। उन्होंने क्या कहा कि इटली वाले राहुल गांधी, इटली वाले राहुल गांधी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है ना उनका। तो ननिहाल तो उनका वहीं पे है ना सर, ननिहाल तो उनका इटली है, क्या गलत जब ननिहाल की बात होगी तो इटली की बात होगी ना। अच्छा अभी आप ननिहाल की बात कर रहे थे कि ददिहाल की? अगर वो बंदा नदिहाल से ही रिलेट कर रहा हो तो कम से कम आपके देश के बारे में सोच रहा है। ऐसा तो नहीं कि देश की समस्या, देश एक समस्या में फंसा हुआ है और देश की उस समस्या को छोड़ के वो विदेश में अय्याशी कर रहा है। नहीं मतलब आपको मनीष जी, आप पहले अपनी भाषा का ध्यान रखिए। अय्याशी कर रहा है क्या होता है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अय्याशी कर रहा है? It is mean by that student sir is already told that person कि राहुल गांधी की कुबुद्धि को बरकरार रखा जाए। हाँ तो आप उनको बोलिए ना। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अय्याशी करने गए थे क्या? ये अय्याशी होती है जो कर रहे हो? मैंने एक बार रुकिए, हमारे साथ तेजावत सर भी हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, ये अय्याशी है क्या? आप चूंकि इन तमाम चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या ये अय्याशी कर रहे थे मोदी जी? मतलब क्या किसी को गिफ्ट देना वो अय्याशी का पार्ट है सर?
ये तो इनके प्रवक्ता भी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर। अब तक तो मुझे राहुल लगता गांधी है को समझ कि रहे थे। इतनी लंबी हवाई यात्रा, इतनी थकाऊ, वो भी इतने डेलीगेशंस के साथ में, और उसके बाद में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। मुझे लगता है कि अय्याशी तो बिल्कुल ही नहीं होती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। और मुझे लगता है कि ये यात्रा काफी जरूरी थी। और अगर विपक्ष आलोचना करें, बहुत अच्छा है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रहे हैं जैसा कि 90 के दशक में आडवाणी जी और वाजपेयी जी थे। तो ये अच्छी खबर है कि कम से कम वो एग्रेसिव है। पर बात ये कि अल्टरनेटिव्स क्या है आपके पास? अगर इसका नीतियों का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास, क्या ऐसे लोग नहीं है जो कि एक सही तरीके से सुझा सके कि देखिए इसका ये अल्टरनेटिव है? और बिल्कुल जो कहा है वो स्वामी साहब ने ठीक ही कहा है कि जो ईरान कश्मीर से लेकर तमाम मसलों पर भारत के खिलाफ वोटिंग करता रहा है, और आज भी अगर ईरान हाँ मनीष जी समय जो दूंगा है, आपको। हाँ। जी, और आज भी अगर हम देखेंगे तो ईरान के मजबूत होने से चीन के BRI प्रोजेक्ट को फायदा है, भारत के IMEC प्रोजेक्ट को क्या फायदा है? और यहां तक कि हम तो चिंता में पड़ गए कि जो जबाल अली जो पोर्ट है, वहां से अगर हॉर्मुज स्ट्रीट डिस्टर्ब रहा तो हमारा सामान कैसे जाएगा? तो अल्टरनेटिव उसमें जो IMEC प्रोजेक्ट है उसमें भी थोड़ा सा फर्क लाना पड़ेगा, उसके रूट को थोड़ा बदलना पड़ेगा ताकि हॉर्मुज को अवॉइड किया जा सके। जी ठीक है, ओके। मनीष जी अपनी बात अगर आप पूरी करनी चाहें तो कर लीजिए, फिर मैं बीजेपी के नेता की तरफ बढ़ूंगा, खेमचंद जी की तरफ। क्या कहना चाह रहे हैं आप मनीष जी? सर मैं 2 से 3 बातें कहना चाहूंगा। जल्दी जल्दी कहिए सर। हाँ सर पहले तो सर ने सुरेंद्र स्वामी सर ने 2-3 बातें बोली, उन सब चीजों का मैं जवाब दे लूं, उसके बाद आगे अपनी बात रखूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कुबुद्धि को भगवान बरकरार रखे। अगर उनकी बुद्धि को वो कुबुद्धि कह रहे हैं, जिस आदमी ने नवंबर में ये आपको अल्टीमेटम दिया, नवंबर में उन्होंने ये कहा कि देश एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है, लेकिन आप वहां पे नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करा के मध्य प्रदेश में सरकार खुलवा के देश को कोरोना काल जैसे संकट में ला सकते हो। और उस समय ये लॉजिक दिया जाता है कि अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है इसलिए हमने ऐसा किया। उस अमेरिका का स्टेटमेंट आज के समय में ऐसा रहता है कि वहां का प्रेसिडेंट ये बोलता है कि इंडिया जैसे देश हमारे ऐस पे किस करते हैं। मोदी जी का राजनीतिक कैरियर जब मैं चाहूं समाप्त कर सकता हूं। इसके पलटवार में मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्या एक यह कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी नहीं तो क्या है? नहीं बस वही तो तेजावत सर भी कह रहे थे भैया कि अगर कोई अल्टरनेटिव्स हो आपके पास तो बता दीजिए जाके, आप LOP हैं, इजीली रीच है आपकी, PM तक जाइए और कोई अल्टरनेटिव्स हैं वो बताइए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसे स्थिति में हमारा देश जो अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहा है वो निकल जाएगा। अब ये सब भी करना चाहिए आपको कि सिर्फ यहाँ पर बैठ के भाव भंगिमा कि कौन सी ट्रॉफी गिफ्ट की, क्या है हंसी मजाक छिछोरापन, ये सब क्या हो रहा है? और आप भी यहाँ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को कह रहे हैं कि वो अय्याशी कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है और आप लोगों की विपक्ष की गंभीरता को भी ये दर्शा रहा है। खेमचंद जी, प्रधानमंत्री मोदी अय्याशी करने गए थे, नया स्टेटमेंट आया है, जवाब? देखिए ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। मैं पहले कह रहा था ईश्वर द्वेष, और ईश्वर द्वेष इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब आदरणीय परमेश्वर मोदी जी पे ये पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं, अय्याशी उसको कहते हैं जब राहुल गांधी मल्टीपल विजिट, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा पैसा अपनी पर्सनल विजिट पे खर्चा कर देते हैं। सरकार को नहीं पता होता, देश को नहीं पता होता, इवन जो सिक्योरिटी एजेंसी उनकी जो सुरक्षा करती हैं उनको चकमा दे के चले जाते हैं। जो आदरणीय परमेश्वर मोदी जी कर रहे हैं वो ऑफिशियल विजिट है, डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स में समय लगा रहे हैं, ऑफिशियल काम में समय लगा रहे हैं, उसको ये इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता को दिखाता है, ये इनकी नेगेटिव राजनीति को दिखाता है। आज जो हार रहे हैं इसका बहुत बड़ा कारण ये नकारात्मकता है। अगर आप सकारात्मक तरीके से बात नहीं कर सकते तो कम से कम ना बोलने तो ये अच्छा है। और ये गलती इनकी नहीं है, ये कांग्रेस की कल्चर की प्रॉब्लम है। वहां ये सिखा जाता है कितना गंदा बोल सकते हो, कितनी गाली दे सकते हो, कितना मोदी जी को बुरा भला बोल सकते हो। तो वो जो उनके प्रवक्ता है उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मनीष जी की प्रॉब्लम है, ये मनीष जी की पार्टी की कल्चर की प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मनीष जी के मुंह से भी इतने गंदे शब्द निकले हैं।
मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश का नाम बढ़ाया है। देश के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहां पे एक्वायर करी है और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एआई में, रोबोटिक में और डिफेंस में ठीक है, मतलब वैश्विक स्तर पर हार मिली है हमारी विदेश नीति को, आप ये भी कह रहे हैं। लेकिन मनीष, आप लोगों को नहीं ये समझ में आ रहा है क्या कि आप लोगों की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं अब? इस प्रकार की भाव भंगिमा जो आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और शायद इसलिए सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं आप लोगों को। आप लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं। ये ज़रा बताइएगा, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को निवेश, विदेश नीति हमारी क्या है, या जो समझौते हुए हो क्या हुए, इन सब तमाम चीज़ों पर आप ठोस बहस के लिए आमंत्रित कीजिए सरकार को। लेकिन आप लोग ये सब ना करके ये क्या पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं? पवन खेड़ा को क्या आवश्यकता है हर चीज़ में जो है पड़ी लकड़ी उठाने की? क्या है उनको ये आवश्यकता है कि कहीं कुछ भी बयान देने की कि हम तो अब तक मजाक में लेते थे लेकिन अब तो बहुत कुछ गंभीर दिख रहा है? ये क्या कहना चाह रहे हो? और क्या यही एक्सपेक्ट करें हम एलओपी से और कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल नहीं सर, आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि ऐसा एक एलओपी से या एक बड़े प्रवक्ता से आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक खेमचंद शर्मा जी की एक बात है, वहां पे मैं थोड़ा सा अपना मतलब विरोध दर्शाना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि उनका ये कल्चर है। कल्चर की बात उस समय कहाँ थी जब आदरणीय मोदी जी ने एक को कहा कि 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, रेनकोट पहन के नहाते हैं, मौनी बाबा। उस समय ये कल्चर आपका कहाँ था? उस समय ये कल्चर कहाँ था? ये आदरणीय मोदी जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। खेमचंद जी क्या कर रहे हैं? कल्चर की बात कर रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। तो कल्चर तो अभी प्रतीत हो रहा है। खेमचंद जी का ऑडियो देना भैया पीसीआर, खेमचंद जी का। हत्यारा ने बोले, हाँ, हत्यारा किसने बोला? कांग्रेस ने बोला। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिन दूनी रात चौगनी गालियां देने का काम किसने किया? आपने किया, भर भर के डेली। कोई भी ऐसा नेता नहीं था, स्टेट से लेके केंद्र तक कोई ऐसा नेता नहीं था। रेनकोट पहन के नहाते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा था कि उनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उन पे केस चल रहे थे, आरोप थे, प्रत्यारोप थे, फिर भी कह रहे नहीं मनमोहन सिंह जी ईमानदार हैं। कैसे ईमानदार हैं? ये तो वही हो गया, आपने रेनकोट पहना हुआ है और आप कह रहे हैं आपने स्नान कर लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसमें जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं सुरेंद्र स्वामी सर की तरफ बढ़ूंगा, समय सीमित है। ईमानदार नेताजी थे हेमंत बिश्व शर्मा जी, उसी में एक ईमानदार नेता थे शुभेंदु अधिकारी जी। तो वो अभी तो वॉशिंग मशीन में नहा के स्वच्छ हो गए हैं क्या? आरोप किसी पे भी लग सकते हैं। नहीं, अब उस पर नहीं जाएंगे हम ना अभी हम डिरेल हो गए, अभी हम विषय से डिरेल हो गए। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हम विषय से डिरेल हो गए, इधर उधर की बातें नहीं। सुरेंद्र स्वामी सर, आपको लगता है कि राहुल गांधी एंड टीम या पूरा इंडिया गठबंधन गंभीर विपक्ष की जो भूमिका होती है उससे ये भटक चुके हैं और शायद इसीलिए लोग इनको सीरियसली लेते भी नहीं हैं? ये कितना भी हंसी मजाक करके चले जाएं, व्यंग करके चले जाएं, लेकिन लोग गंभीरता से नहीं लेते। उसकी वजह खुद कांग्रेस पार्टी है। देखिए आशीष जी, विपक्ष जो है वो सिर्फ देश से ही नहीं कटा है, वो सब जगह से कट गया है। वो इस देश की आत्मा से कट चुका है और उसका रिजल्ट मैं बता रहा हूं आपको। आसाम में इनके 19 एमएलए जीते, 18 मुसलमान। बंगाल में 2 एमएलए जीते, दोनों मुसलमान। हालिया चुनाव जो हुआ है मैं बता रहा हूं। आईयूएमएल से गठबंधन किया इन्होंने केरल में, 22 मुसलमान आईयूएमएल के जीते, इनके अपने अलग जीते। ये देश की संस्कृति, विरासत, पांडे जी, हनुमान जी, रामचंद्र जी, रामराज सबसे कट चुके हैं। ये सरस्वती से भी मां से कट चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी ऐसी कुबुद्धि हो गई है कि देखिए प्रजातंत्र में आशीष जी क्या है, नेता बोले तो मुंह से फूल झड़े और जनता कहे भाई मजा आ गया, अब की बार इसको लाना है। और हो क्या रहा है, ये जो भी बोलते हैं जनता फट से इनको अंगार लगाती है और साफ कर देती है। प्रजातंत्र में यही एक है ना, प्रजातंत्र का जो मापदंड क्या है कि क्या जनता आप जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार कर रही है? जनता स्वीकार नहीं कर रही। आपको लगातार लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो सर ये खूब लगता है कि जनता उनको स्वीकार कर रही है और राहुल गांधी जी की बम है बिल्कुल। ये इस प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उनके प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो। बट आज मेरे पास समय सीमित था सर, लेकिन आपने समय दिया, बहुत आभार आपका सुरेंद्र स्वामी सर।
तेजावत सर, आपका भी बहुत आभार। खेमचंद जी और मनीष जी, आप सभी का बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।